साथियों, आज हम निजीकरण पर कुछ चर्चा करेंगे। साथियों, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं निजी प्रदाताओं के लिए यानी निजी कंपनियों के लिए सबसे आकर्षण का केंद्र है, जहां मोटा मुनाफा और निर्माण लागत अपेक्षाकृत कम होती है। यह बुनियादी ढांचा जो गरीबों की ही मूलभूत जरूरत है, लेकिन गरीब इस प्रकार के निजी व्यापारियों के शुल्क का, उनकी कीमत का भुगतान नहीं कर पाते, क्योंकि निजी कंपनियों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। इसलिए जल, स्वच्छता, बिजली, सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक और वित्तीय सेवाओं जैसी अनेक सेवाएं हैं जो गरीबों की मूलभूत आवश्यकता है। उन सेवाओं का गरीब उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगर हम भारत में बैंकिंग का इतिहास देखें तो 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो उसने भारतीय बैंकिंग को एक नई दिशा दी। उस वक्त पूरे भारत में लगभग 8,200 और ग्रामीण इलाकों में बैंकों की कोई शाखाएं ना के बराबर थी। अर्थात शहरों में तो शाखाएं थी करीब 8,000 से कुछ अधिक, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंक की शाखाएं थी वो ना के बराबर थी। जाहिर है कि भारत के अधिकतर लोग जो गांव में रहते थे वो बैंकिंग सेवाओं से लगभग दूर थे। अपना काम वो पोस्ट ऑफिस से चला लेते थे। आज देश में 80 से 90 हजार सार्वजनिक बैंकों की शाखाएं हैं, जिनमें से अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों की शाखाओं का विस्तार हुआ और कृषि ऋण बैंकों की परिभाषा में शामिल हो गया। बैंकों ने 5 रुपए की पूंजी रखने वालों को भी उनको भी खाता खोलने का अवसर दिया। कम ब्याज दर पर छोटे उद्योगों को ऋण देना शुरू किया और इस तरह बैंकों ने उन सभी तक पहुंचने की कोशिश की जिन्होंने जमाकर्ता या उधारकर्ता के रूप में कभी भी बैंकों की सेवाएं पहले नहीं ली थी। आर्थिक तौर पर निचले पायदान के लोगों को बैंकों ने एक जमाकर्ता के रूप में सम्मान देना शुरू किया, जो बैंकों की बड़ी उपलब्धि थी। इसे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन का पहला चरण कह सकते हैं। इससे पहले भी कुछ बैंक थे जो प्राइवेट थे, लेकिन उनका उद्देश्य केवल लाभ कमाना था। आज प्राइवेट बैंक की भरमार है और गिने चुने सरकारी बैंक ही बचे हैं। उनकी क्या हालत हो गई है ये किसी से छुपी नहीं है। कोविड-19 के उपचार का प्रतिदिन के निजी अस्पतालों के चार्ज का एक मैंने चार्ट देखा, जिसके मुताबिक सिंगल रूम का प्रतिदिन का चार्ज 30,400 रुपए, इंटेंसिव केयर यूनिट या आईसीयू का प्रतिदिन का चार्ज 53,000 रुपए और वेंटिलेटर वाले आईसीयू का प्रतिदिन का चार्ज 72,500 रुपए था। ऐसी कीमत में उपचार देश के गरीब लोगों के लिए बहुत महंगा है। क्या ऐसी निजी स्वास्थ्य सेवाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों की पहुंच में हैं? अगर नहीं है फिर तो मरना तय है। दवाइयां महंगी हुई हैं और निजी अस्पतालों की खुली लूट जारी है। 200 साल की गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ तो हमारे सामने कई चुनौतियां और सपने थे। उन चुनौतियों और सपनों को पूरा करने के लिए संविधान को मुख्य आधार बनाया गया। इसके लिए शिक्षा में सरकारी निवेश पर विशेष जोर देने की बात कही गई, जिससे गरीब और दबे पिछड़े लोग कम फीस में शिक्षा प्राप्त करके देश के विकास में अपना योगदान प्रदान कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य से शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी निवेश में लगातार कमी आई। खासतौर पर खुली अर्थव्यवस्था और भूमंडलीकरण के दौर में आने के बाद अचानक विश्व बैंक का दखल विभिन्न देशों की शिक्षा नीतियों को प्रभावित करने लगा। निजीकरण की बाढ़ सी आने लगी। मुनाफा आधारित शिक्षा की अर्थव्यवस्था को सरकार से तरजीह मिलने लगी। गरीब इन लाभ कमाने वाले शिक्षण संस्थानों का भार नहीं उठा सकता, यह बिल्कुल तय है। निजी कंपनी मुनाफे की खातिर धंधे में आती है और उन लोगों के बारे में कोई मुरव्वत नहीं करती जो ऊंची दरें नहीं चुका सकते। उनके तो बस पैसा न देने पर, बकाया होने पर बिजली के जो कनेक्शन है उन्हें काटने का ही अधिकार है। उदाहरण के लिए पानी की कीमत न चुका पाने के कारण गिनती में कुल आबादी के 1/3 ये करीब 10,000 लोगों के पानी के कनेक्शन
काटने की खबर अखबार में एक बार पढ़ी थी। मुख्य बात यह है कि गरीब तबकों या झुग्गियों या दूर दराज इलाकों में रहने वालों तक पानी पहुंचाने का निजी कंपनी का कोई सामाजिक दायित्व नहीं होता, क्योंकि वो मुनाफे के कार्य करते हैं। मुनाफे का ये सौदा नहीं है। अगर पानी का पैसा नहीं देंगे तो उनका पानी की आपूर्ति रोक दी जाएगी। व्यापारीकरण और वस्तुकरण का मतलब है कि जो लोग दाम नहीं चुका सकते वो उसका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। पहले से हाशिए पर बसर कर रहे गरीबों को और अभाव की तरफ ढकेला जाएगा। जब लोग पानी जैसे जीवनदायी संसाधन से वंचित होंगे तो सामाजिक अशांति के लिए उपजाऊ जमीन तैयार होगी। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। जब पानी, बिजली, कृषि आदि लगभग सभी मूलभूत क्षेत्रों पर कारपोरेट का कब्जा होगा, कारपोरेट का भूमंडलीकरण का हमला होगा, तब क्या कुछ हो सकता है, इसका जोरदार वर्णन लेखक अरुंधति राय ने किया था। उन्होंने लिखा था कि अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको, बोलिविया, भारत जैसे देशों में कारपोरेट भूमंडलीकरण के खिलाफ आंदोलन फैल रहा है। उसे काबू रखने के लिए सरकारें लगाम कस रही हैं। लेकिन सामाजिक असंतोष की अभिव्यक्ति सिर्फ रैलियां, धरने आदि ही नहीं है। बदकिस्मती से बढ़ते अपराध व अफरा तफरी और हर तरह की नाउम्मीदी व मोह भंग भी इसी सामाजिक असंतोष की झलक है। और हम इतिहास के हवाले से जानते हैं कि ये सब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धार्मिक कट्टरता, फांसीवाद और आतंकवाद जैसी भयानक चीजों के लिए यह एक उपजाऊ मैदान का काम करते हैं। आप देखेंगे कि रेलवे के निजीकरण में सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इस बात की भी संभावना है कि प्राइवेट ट्रेनों को क्लियर सिग्नल दिया जाए, जिससे वो ट्रेनें समय पर पहुंचेंगी और सरकारी ट्रेनें स्टेशन के बाहर खड़ी होकर सिग्नल का इंतजार ही करती रहेंगी। निजीकरण का सबसे भयंकर प्रभाव रेलवे के किरायों की बढ़ोतरी पर होगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दुनिया भर के सुपर अमीर समुदाय अपने अनुसार शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करा रहे हैं। मसलन पिछले 1-2 दशक में भारत समेत दुनिया भर के अलग अलग देशों में अमीरों के बच्चों को पढ़ने के लिए निजी क्षेत्र के IB और IGSE जैसे अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड से संबंधित स्कूल खुल रहे हैं, जहां के कोर्स की संरचना समेत पढ़ने पढ़ाने का तरीका भारतीय बोर्ड से बिल्कुल अलग है। इन्हीं इलीट स्कूलों से पढ़े स्टूडेंट्स दुनिया के अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालयों में एडमिशन पा रहे हैं और पाएंगे, और वहीं विभिन्न क्षेत्र में लीडर बनकर भेजे भी जाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह नया सुपर अमीर समुदाय आम जनता के बच्चों को अपने बच्चों के साथ पढ़ाने का भी विरोधी है। इससे वर्ग संघर्ष ही बढ़ेगा। आर्थिक असमानता का बढ़ना मानव स्वास्थ्य को विभिन्न तरीके से प्रभावित कर रहा है। ऐसा साबित हुआ है कि भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं मानव की जीवन प्रत्याशा, आदमी औसतन कितने साल जिंदा रहेगा, को काफी हद तक निर्धारित करती हैं। इसके साथ ही मनुष्य की कार्यक्षमता का विकास भी भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है। बढ़ती आर्थिक असमानता ने स्वास्थ्य सेवाओं पर काफी गहरी चोट की है, क्योंकि अस्पतालों का तेजी से निजीकरण हो रहा है और दवाओं की कीमत तेजी से बढ़ रही है। लगभग आने वाले 100 साल तक, जब तक भारत में अधिसंख्य गरीबों की अपनी रोजी रोटी जुटाने के लिए संघर्ष समाप्त नहीं होता, तब तक इस बात की जरूरत है कि जल, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, न्यायिक व्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक और वित्तीय सेवाओं जैसी अनेक सेवाओं के निजीकरण से बचा जाए, ताकि इनका उपयोग गांव का गरीब मंगरू और गरीब कलुआ का बेटा भी कर सके और अपने बेटे को भी जिले का कलेक्टर बना सके। तब होगी बराबरी। उन क्षेत्रों का ही निजीकरण हो जो भारत के गरीबों की मूलभूत जरूरत से न जुड़ा हो। अब 5 सितारा अशोका होटल में गरीब मंगरू तो जाता नहीं, उसके निजीकरण से गरीब को क्या लेना देना। गरीब अपनी रोजी रोटी में ही लगा रहता है। पर्यटन के निजीकरण से गरीब कलुआ से क्या मतलब। आज भारत में भारी मात्रा में ऐसे क्षेत्र हैं जिनका देश के गरीबों से कोई लेना देना नहीं। सरकार उन्हें चिन्हित कर उनका निजीकरण करे, यही आज के निजीकरण की जरूरत है। गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे लोगों को ऐसी मूलभूत सुविधाएं चौथाई लागत या इससे भी कम कीमत पर उपलब्ध करानी चाहिए। इसी से देश मजबूत होगा। आज जरूरत इस बात की है कि देश में बहुसंख्य गरीबी में रह रहे लोगों की मूलभूत जरूरतों को निजी व्यापारियों को न सौंपकर देश हित में कार्य किया जाए, और निजी व्यापारियों को सौंपा जाना ऐसी मूलभूत जरूरतों को देश हित में कतई नहीं है।
साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।